अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक मैंने तैयार किया है अपने रिस्पेक्टेड टीचर सर जाकिर की स्लाइड से और उन्हीं से सीखा भी है। तो जितना मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको आज थोड़ा बहुत बता दूँगी। हम स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमें पता है हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है और एटम जो हमारे पास है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बहुत सारे एटम्स ऐसे साथ साथ मिलते हैं और कंबाइन होके क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब कसरत के साथ बहुत ज़्यादा जो हमारे पास मॉलिक्यूल पाया जाता है वो हमारे पास है हाइड्रोजन का। उसके बाद आगे एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स। और उसके बाद हमारे पास मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है हमारे पास सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम का स्ट्रक्चर तो हमें सबको ही पता है कि ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो इनका एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह न्यूक्लियस भी अपने एक पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी ये भी इस तरह घूम रहा होता है। तो अगली हेडिंग में क्या बात की है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ऑन द ऑन एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पिन कर रहे हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में। ये वाला जो शेल है इसको जिसमें रोटेट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है। न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। न्यूक्लियस जो है वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ठीक है। और ये जो घूम रहा है और इसकी जो मोशन आ रही है, इसकी रोटेशन जो आ रही है, इसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम रोटेशनल मोमेंटम भी कहते हैं, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक स्टेप। हम एमआरआई करते कैसे हैं। सबसे पहले ये मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि ये हमारे पास एमआरआई मशीन है, ये हमारे पास काउच है। ठीक है। और ये हमारे पास मैग्नेट है सारा मशीन का। ठीक है। यहाँ काउच पे हम पेशेंट को लिटा देते हैं और पेशेंट जो है वो मूव करता है इनसाइड। और यहाँ पे हमारे पास कॉइल्स लगी होती हैं। कॉइल्स हमने पढ़ा था कि कॉइल्स लगी होती हैं। हमने आरएफ कॉइल्स पढ़ी थी जो ट्रांसमिट भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं। यहाँ पे कॉइल्स लगी होती हैं जो सिग्नल्स जब आते हैं यहाँ से रिसीव करती हैं और पेशेंट से वापस सिग्नल लेके जाती हैं, ट्रांसमिट भी करती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जब यहाँ से हमारे पास सारा डाटा आ जाता है कॉल्स के थ्रू, तो ये हमारे पास सिस्टम पे जाता है कंसोल पे, जो बाहर बैठ कर ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कंप्यूटर पे सारा जो इमेज सिस्टम है वो आ जाता है। फिर उससे फर्दर हम सेटिंग करते हैं। ये देखें, प्लेस द पेशेंट इन द मैग्नेट, सेंडिंग आरएफ पल्स बाय कॉइल्स, रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम पेशेंट अगेन बाय द कॉइल, सिग्नल्स आर सेंड टू कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टू गेट इमेज। ठीक है। ये हमें पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एक जैसा करना, तरतीब देना। या हमारे पास इसको कहते हैं तरतीब देना। अब यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरीज बताई हैं, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे, कुछ पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये देखें, ये हमारे पास रैंडमली मूव कर रहे हैं, हैप्पैज़र्डली। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए हैं तो इस तरह ये पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हमें पता है कि एक स्टेट में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लो एनर्जी भी होते हैं। ठीक है। और उनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, ये देखें रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है हाई एनर्जी को और ब्लू से की है लो एनर्जी को। जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी अरेंज हो जाते हैं। हाई एनर्जी स्टेट वाले अलहदा हो जाते हैं और लो एनर्जी स्टेट वाले सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से सारे सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, NMV हम कहते हैं। जब हम लोग जो हैं पेशेंट को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं
नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमारे पास क्या है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ पेशेंट। द स्टैटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड बी नॉट। स्टैटिक का मतलब ये है कि अभी जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हम दे नहीं रहे, वो एब्सेंस है। और क्या होगा कि जब इसमें जो है ना वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो हैं वो ख़ुद अपने आप को अरेंज करेंगे, रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंज हो जाएंगे। हाई एनर्जी स्टेट वाले जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और लो एनर्जी स्टेट वाले जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। द इंट्रैक्शन ऑफ NMV विद बी नॉट इज़ द बेसिक ऑफ MRI। अच्छा जी, बी नॉट हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास है टेस्ला और गॉस, और 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 10,000 गॉस के। नेक्स्ट हमारे पास है बहुत इम्पोर्टेंट प्रिसीशन हमारे पास क्या मतलब होता है? स्पिनिंग को हम बेसिकली कहते हैं। इसमें क्या होगा? द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नॉट प्रोड्यूसेस एडिशनल स्पिन और वोबल ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन अराउंड बी नॉट। अब देखें, मैं आपको इसको बड़ा इजी से समझाती हूँ करके। जब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिली है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रोटेट करना शुरू हो गया, ठीक है। रोटेट किसके गिर्द कर रहा है? अपने एक्सिस के, न्यूक्लियस के। अब जी जब यहाँ पे रोटेट करेगा तो ये सारी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जो हुई है, ये एक स्पिन हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट्स को। अब इसी को देखते हुए जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास एक एडिशनल स्पिन आएगा। पहले जो है इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी स्पिन, ठीक है। उसके बाद एक एडिशनल स्पिन क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्पिन, ठीक है। और उस सेकेंडरी स्पिन को हम कहेंगे प्रिसीशन। मैं अब आपको दिखाती हूँ ये किस तरह काम कर रहा है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये रोटेट कर रहा है, इसने अपना स्पिन एक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से। अब एक और स्पिन क्रिएट होगा, ये हमारे पास प्राइमरी स्पिन है, और ये देखें ये हमारे पास सेकेंडरी स्पिन, ठीक है। ये तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, इसी से दूसरा स्पिन भी हमारे पास क्रिएट हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अराउंड। हाइड्रोजन एटम मैग्नेटिक मूवमेंट कर रहा है ना अपनी, उससे जो है हमारे पास एक स्पिन आ रहा था, और दोबारा दूसरा हमारे पास सेकेंडरी स्पिन जो है वो क्रिएट हो गया, जो इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं ना, उसी पाथ में। तो इसको हम कह रहे हैं प्रिसीशन, यानी स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन। ये अब आपको क्लियर हो गया किस तरह ये 3D मूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लार्मर इक्वेशन, ठीक है। लार्मर इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन, अच्छा जी, हमारे पास है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज गवर्न्ड बाय लार्मर इक्वेशन, ठीक है। हम ये जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये रोटेट कर रहा है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, और उसको हम किस तरह निकालेंगे? लार्मर इक्वेशन से। W0 को हम कहेंगे प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, B हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये लैम्डा, इससे हम कह रहे हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये कांस्टेंट होती है, रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। हाइड्रोजन की यहाँ पे बताई हुई है 42.57 मेगाहर्ट्ज़। अब हम गायरोमैग्नेटिक, जब हमारे पास एक इक्वेशन है तो उससे हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशो निकाल सकते हैं। ये प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया गायरोमैग्नेटिक रेशो का फार्मूला। अगर हमें वैल्यूज़ दी हों प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी की और B0 की, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो हम गायरोमैग्नेटिक रेशो निकाल सकते हैं। इस तरह हम जो है इसका गायरोमैग्नेटिक रेशो का हम लोग यूनिट भी निकालते हैं, और इसी फार्मूले से निकालेंगे। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करते हैं मेगाहर्ट्ज़ में, हर्ट्ज़ में यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करेंगे मेगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास क्या था? टेस्ला, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट आ गया किसका?
गायरोमैग्नेटिक रेशो का यूनिट भी आ गया हमारे पास। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एमआरआई एक्टिव न्यूक्लियस। और हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियस कौन सा इस टाइम? हाइड्रोजन। इट इज़ कांस्टेंट एंड इज़ एक्सप्रेस एज प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी। ये हमने देख लिया है, हमने पहले पढ़ा था। गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और ये हम किस पे करेंगे? T1 1 टेस्ला पे। द यूनिट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज़ मेगाहर्ट्ज़ ओवर टेस्ला। अब ये हाइड्रोजन की बताई गई है प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी कि 1.5 टेस्ला पे 63.86 मेगाहर्ट्ज़, 1 टेस्ला पे 42.75 मेगाहर्ट्ज़ और 0.5 टेस्ला पे 21.28 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोनेंस, एक्सटर्नल परट्यूबेशन दैट हैज़ एन ऑसिलेशन सिमिलर टू इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेजोनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें, एक ये और एक ये, जब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाए तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल मैंने बताया, इसने बड़ी मुश्किल करके लाइन लिखी हुई है। उसके बाद है रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, आरएफ पल्स, एक्साइटेशन, एनएमवी मूव्स आउट ऑफ द अलाइनमेंट अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, लो एनर्जी न्यूक्लियाई टू जॉइन द हाई एनर्जी फील्ड। अच्छा, जब रेजोनेंस क्रिएट होगी तो क्या होगा कि एनएमवी जो है, नेट मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाएगी, मूव्स आउट ऑफ अलाइनमेंट, क्रिएट नहीं होगी सॉरी, ये मूव्स आउट ऑफ द अलाइनमेंट अवे फ्रॉम। जब ये रेजोनेंस क्रिएट होगी तो ये अपनी अलाइनमेंट हुई हुई थी उससे बाहर निकल आएंगे। लो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये चले जाएंगे हाई एनर्जी के पास ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, पहले ये अलाइन थे ना सारे, अब ये क्या हुआ है कि लो एनर्जी वाले जा रहे हैं, ये देखें हाई एनर्जी की तरफ ये इधर मूव कर रहे हैं। उसके बाद है फ्लिप एंगल। फ्लिप एंगल ये किस तरह बताया हुआ है, ये देखें। हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो हमेशा से, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र आ गई, और वर्टिकल में हमारे पास कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा हुआ है, बी नॉट को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ से ये क्रिएट कर रहा है फ्लिप एंगल। ठीक है, और ये हमारे पास कितना उसने दिया हुआ है? 90 डिग्री का। एक्साइटेशन की उसने बताया हुआ है कि एक्साइटेशन हमारे पास क्या होती है। एक्साइटेशन को उसने इजी वर्ड्स में बताया हुआ है कि एक्साइटेशन हमारे पास क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, और प्लेन एट 90 डिग्री में क्या होगा हमारे पास? ट्रांसफ़र प्लेन। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ट्रांसफर्स में हमारे पास होगा 90 डिग्री पे। इस तरह जैसे हमने ये यहाँ पे देखा था कि ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल में और ये हमारे पास है ट्रांसफ़र में, ये एक्साइटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन फेस और आउट ऑफ फेस। इन फेस का मतलब है अरेंजमेंट, ठीक है, यानी एक जैसे अरेंज हुए हुए, कोहेरेंट। इसका दूसरा नाम हम देते हैं कोहेरेंट का। ठीक है, आरएफ स्विच ऑन, जब हम लोग सिग्नल्स दे रहे हैं तो क्या है, सारे जो मूवमेंट हो रही है वो इन फेज़ हो रही है। स्पीड डिफरेंट होगी लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? सेम। इसी तरह आउट ऑफ फेज़ का क्या मतलब है कि इनकोहेरेंट। इन फेज़ को हम क्या कह रहे थे? कोहेरेंट, और आउट ऑफ फेज़ को हम क्या कह रहे हैं? इनकोहेरेंट। जब आरएफ स्विच जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे हम उसको, तो एनर्जी हम नहीं दे रहे, तो एनर्जी क्या होगी? सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है ना, सराउंडिंग है सॉफ्ट टिश्यूज़, वहाँ पे जो है वो लूज़ करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, वो अपनी जो है वो एनर्जी दोबारा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ऊपर वाला हमारे पास, नीचे वाला देखते हैं पहले। इन फेज़, इन फेज़ को हम कह रहे हैं कोहेरेंट। इन फेज़ में देखें ये मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन है लेकिन इनकी स्पीड डिफरेंट है। लेकिन आउट ऑफ फेज़ में हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन भी डिफरेंट हो रही है और स्पीड भी उनकी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरएफ स्विच जो है वो हमने ऑफ़ कर दिया हुआ है, एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इस तरह ये हैपहैज़र्डली मूव कर रहे हैं। नीचे जो है वो सिर्फ स्पीड डिफरेंट है,
स्पीड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी एक कॉन्टीन्यूस पैटर्न चल रहा है इन फेस और आउट ऑफ फेस, ठीक है, यानी कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट।